जलवायु। आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं। आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों की वस्त्र से अधिक हल अलग होते हैं। उत्तरीय भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्रों की जरूरत नहीं होती। उत्तर पूर्वीय राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियों मृदु होती हैं। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता मौसम के तत्वों तापमान, वायु दाब, पवनों की दिशा व गति, आर्द्र और वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसा कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। अपनी अपनी पहले की कक्षाओं में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। मानसून जलवायु में एक रूपता एवं विविधता, मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु, उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। आइए अब हम तापमान, पवनों तथा वर्षा की इन प्रादेशिक विविधताओं का जरा गौर से अवलोकन करें। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। दिसंबर की किसी रात में लद्दाख के द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। उपर्युक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटे का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी भिन्नता कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती। उदाहरणतः केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वह रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ पहुंचता है। आइए अब हम वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं को देखें। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मासिनराम और औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मेघालय के गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। उत्तरीय पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा
400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा ओडिशा के तटीय भागों में हर महीने या 5वें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। इस सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है: क स्थिति तथा उच्च वच संबंधी कारक तथा ख वायदा एवं पवन संबंधी कारक। स्थिति तथा उच्च वच संबंधी कारक। अक्षांश। आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार पहले से ही जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत की उत्तरीय भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। हिमालय पर्वत। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरीय पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरीय ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती हैं। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। जल तथा स्थल का वितरण। भारत के दक्षिण में तीनों ओर हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची व अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। समुद्र तट से दूरी। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर और अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेशों मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरण आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्च वच। भारत का भौतिक स्वरूप तथा उच्च वच तापमान वायुदाब पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरणतः जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिण पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। वायुदाब एवं पवनों से जुड़ी कारक। भारत की स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की क्रियाविधि की जानना आवश्यक है। वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण। दूसरा, भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक एवं विभिन्न वायु संहितों एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण और शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं उपर्युक्त तीनों कारकों की क्रियाविधि को शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भांति
भली भांति समझा जा सकता है। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। धरातलीय वायुदाब तथा पौने शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होती है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप को निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाले धरातलीय पवन ने भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिम भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति अस्थायी नहीं है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसक कर 80 नॉट पश्चिमी जेट 80 नॉट प्रवाह 80 नॉट और 80 नॉट 60 नॉट 40 नॉट 20 नॉट भारत में जोड़े गए ऋतु में 9 से 13 किमी की ऊंचाई पर वायु की दिशा चित्र 4.1 में दर्शाई गई है। पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण। जिन पवनों का ऊपर वर्णन किया गया है वे धरातल के निकट या वायुमंडल की निचली सतहों में चलती हैं। निचले वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार की वायु संचरण होता है। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडल दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती। 9 से 13 किमी की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूरब बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होता है। ये पवनें तिब्बत के पठारी के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं, इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है। इसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है तथा इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जो जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी वर्षा होती है। तिब्बत, हिमालय, प्रशांत महासागर, कर्क रेखा, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, उच्च और ऊंची नीचे ताहिती, दक्षिणी ऑसिलेशंस उच्च, ये पैमाना 0 से 2000 से 6000 किमी। ग्रीष्मकालीन मानसून पौने धरातलीय संचरण दृश्य 4.2 में ये प्रकट किया गया है। ये चक्रवातें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भागों पर टकराते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। क्या आपने अपने दूरदर्शन पर प्रसारित मौसम रिपोर्ट में इन चक्रवातों की चाल को देखा है? ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। धरातलीय वायुदाब तथा पवनें। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है, उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITC-Z कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र में लौट चुका होता है। वास्तव में मौसम
ज्ञानियों ने पाया कि भूमध्य रेखीय द्रोणी ITC-Z के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिमी जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच कार्य कारण का संबंध है। ITC-Z निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण चित्र 40 नॉट पूर्वीय जेट प्रवाह जो 60 नॉट पे प्रवेश करता है, नीचे 60 नॉट पे दिया गया है। एक ग्रीष्म ऋतु में भारत पर 13 किमी से ज्यादा ऊंचाई पर पवनों की दिशा दृश्य 4.3 में ये प्रदर्शित है। विभिन्न दिशाओं में पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय समुद्री वायु संहिता MT विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। यही आर्द्र वायुधारा दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाती है। जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण दबाव एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिण भाग पर पूर्वीय जेट प्रवाह 90 किमी प्रति घंटा की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 उत्तर अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वीय जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से परे नहीं जाता है। ये दृश्य 4.4 मानसून का आवागमन दिखाया गया है। पूर्वीय जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पूर्वीय जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। इन चक्रवातों को बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह एक लंबे दौरे में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITC रोड विषुवत वृत्त पर स्थित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीनों में ITC-Z 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत पर तापीय और निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITC-Z के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारी पवनें 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती है। कोरियलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही दक्षिण पश्चिमी मानसून है। शीत ऋतु में ITC-Z दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। यही उत्तर पूर्व मानसून है। भारतीय मानसून की प्राकृतिक मानसून एक सुपरिचित जलवायु घटक है, परंतु इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सदियों से होते आ रहे परीक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है। मानसून की सही प्राकृतिक व उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया। पिछले कुछ दिनों में इसका तोड़ तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर की बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों को व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारण को समझने में सहायता करता है। इसके कुछ विशेष पक्ष इस प्रकार हैं। पहला, मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना। दूसरा, वर्षा लाने वाले तंत्र, उदाहरणतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा मानसूनी वर्षा की आवृत्ति एवं वितरण के बीच संबंध। तीसरा, मानसून में विच्छेद एल नीनो और भारतीय मानसून। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इस
के कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। यह इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। पूर्वीय प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्यरेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हेम्बोल्ट धारा। अपनी एटलस में इन धाराओं की स्थिति ज्ञात कीजिए। यह पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। पहला, भूमध्य रेखीय वायुमंडल परिसंचरण की में विकृति। दूसरा, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता। तीसरा, प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या का घट जाना। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीनों में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990 से 1991 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला। इस के कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों के देरी हो गई थी। भारत दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन की सामान्य स्थितियां श्रीनगर से नीचे 1 जुलाई, 15 जुलाई पाकिस्तान, चंडीगढ़, चीन और तिब्बत, 15 जून नेपाल से 10 जून, 5 जून भूटान, शिलांग से इम्फाल बांग्लादेश, कर्क रेखा के नीचे 1 जून म्यांमार, 1 जून 5 जून कोलकाता, पटना में 10 जून भुवनेश्वर से होते हुए नागपुर, मुंबई 10 जून, भोपाल और नागपुर, अहमदाबाद 15 जून, और ये 1 जुलाई जयपुर, लखनऊ, दिल्ली 15 जुलाई बीच में स्टार्ट होती है। हैदराबाद 5 जून के बेंगलोर, चेन्नई 1 जून, तिरुवनंतपुरम 1 जून, हिंद महासागर नीचे श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीपों समूह 25 मई के आसपास इधर वर्षा होती है। भारत में लक्षद्वीप के बगल में भारत दक्षिण पश्चिमी मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथियां हैं। मानसून का आरंभ 19वीं सदी के अंत में यह व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीने में स्थल और समुद्र का विभेदी तापन ही मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षित धीरे धीरे गर्म होता है, निम्न वायु दाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सन मार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है। इन दशाओं के अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों को दक्षिण पूर्वीय सनमार्गीय पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है। ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 डिग्री पूर्वीय तथा 60 डिग्री पूर्वीय देशांतर रेखाओं के बीच पार करती हैं। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरीय मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से भी है। क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र में खिसकते ही दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर पूर्वीय जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। इसी पूर्वीय जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट बर्स्ट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मानसून का भारत में प्रवेश दक्षिण पश्चिमी मानसून केवल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती हैं। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावधीन हो जाते हैं। चित्र 4.5 वर्षाहीन तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र प्रतीत होते हैं। पहला तंत्र उष्ण कटिबंधीय अवदाब है, जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिणी चीन सागर में पैदा होता
दक्षिण चीन सागर में पैदा होता है तथा उत्तरीय भारत के मैदानी भागों में वर्षा करता है। दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा है जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय है क्योंकि यह आर्द्र हवाओं से अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता दो कारकों से संबंधित है। समुद्री तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं, दूसरा अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। भारत के ऊपर उनके मार्गों का निर्धारण भी मुख्यतः अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है जिसे मानसून श्रेणी भी कहा जाता है की स्थिति द्वारा होती है। जब भी मानसून द्रोणिका क्षय दोलायमान होता है, विभिन्न वर्षों में इन अवदाबों के मार्ग दिशा, वर्षा की गहनता और वितरणता में पर्याप्त उतार चढ़ाव आते हैं। वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तरी भारतीय मैदान एवं प्रायद्वीप के उत्तरीय भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मानसून में विच्छेदन, दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि एक, दो या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं जो निम्नलिखित हैं। उत्तरीय भारत के विशाल मैदानों में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्रों की स्थिति में बदलाव लाने से होता है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पौने तट के समानांतर बहने लगे। चित्र भारत तापमान जनवरी में 10 डिग्री सेल्सियस जम्मू एंड लेह और नगर, जम्मू कश्मीर और लेह वाले में 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर इधर नेपाल भूटान 10 डिग्री सेल्सियस, इधर 15 डिग्री सेल्सियस से रेखा, ये 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में 20 डिग्री सेल्सियस में ये रेखा करके रेखा के नीचे जो बांग्लादेश के नीचे म्यांमार दिखा रही है, नीचे 25 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ मुंबई से स्टार्ट है जो नीचे तमिलनाडु तक 20 डिग्री सेल्सियस बीच में समताप दिखाई गई है, मतलब एक समान ताप रहता है। 25 डिग्री सेल्सियस अंडमान और निकोबार द्वीपों समूह में बना रहता है। तापमान नीचे भारत जनवरी के दिन का माध्य मासिक तापमान डिग्री सेल्सियस में दिखाया गया है। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तर का तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पौने को ऊपर उठाने से रोक देती है। मानसून का निवर्तन, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिम भारत से मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। ऋतुओं की लय, भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्षा को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु और मानसून के निवर्तन की ऋतु। शीत ऋतु तापमान आमतौर पर उत्तर भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है। उत्तरीय मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इसी समय उत्तर भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान कई डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस ऋतु में उत्तरीय भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं।
दूसरी, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरी, फरवरी के आसपास के कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरीय भारत में शीतलहर ला देती हैं। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला व कोहरा भी पड़ता है। मानसून को समझना। मानसून का स्वभाव एक रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल, महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। पूर्वीय प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती लगभग 18 डिग्री दक्षिण तथा 149 डिग्री पश्चिम तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वीय भाग में स्थित पोर्ट डार्विन 12.5 डिग्री दक्षिण और 131 डिग्री पूरब के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों मापदंडों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में काफी समय का पूर्वानुमान लगाता है। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता हो। उदाहरणतः तिरुवनंतपुरम में जनवरी का माध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून में यह 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। वायुदाब तथा पवन दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरीय मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की समभार रेखाएं उत्तर पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती हैं। मानचित्र भारत दबाव और सतही पवनें। सबसे ऊपर उच्च दाब 1018 पाकिस्तान के जस्ट बगल में, 1019 नेपाल भूटान, 1018 बांग्लादेश, 1017 के ऊपर भारत कर्क रेखा पे 1017, 1016 नीचे 1016 और नीचे ये घटता चला जाए 1015, 1014, 1013 के आसपास ये लाइन वाले समदाब रेखा मिलीबार में और धनुष वाले पवनों की कंडीशन दिखाई गई है। भारत वायुभार का धरातलीय पवनों की जानकारी देती हैं। जनवरी के माह की हैं। भारत का तापमान जुलाई में 20 डिग्री सेल्सियस, जो सबसे ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 30 डिग्री सेल्सियस, ये नेपाल और भूटान से 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, और कर्क रेखा के जस्ट ऊपर 24 डिग्री सेल्सियस का तापमान, उसके ऊपर 30 डिग्री सेल्सियस कर्क रेखा एक और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस समताप। ये रेखाएं समताप रेखा दिखाती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे नीचे लगभग 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान। भारत जुलाई में दिन का माध्यम मासिक तापमान प्रदर्शित करता है। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना प्रारंभ कर देती हैं। कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किमी प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलने लगती हैं। मोटे तौर पर क्षेत्र की भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती हैं। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तर हो जाती है। भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्वी होती है। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है, फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती और दाबों से बाधित होता
रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वीय भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंच जाते हैं। मार्ग में उत्तर कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में क्या भूमिका निभाते हैं? चित्र 4.5 वर्षा शीतकालीन मानसून पौने स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती हैं, क्योंकि एक तो इनमें नमी केवल नाम मात्र की होती है, दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांशतः भारत में वर्षा नहीं होती। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। यह वही हिम है जो गर्मियों के महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूरब की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच में यह वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर के बीच हो रहती है। दूसरा, कभी कभी देश के मध्य भागों एवं दक्षिणी प्रायद्वीपीय के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। तीसरा, जाड़े के महीनों में भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीबार तक वर्षा हो जाती है। चौथा, उत्तर पूर्वी मानसून पौने अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावती वर्षा करती हैं। ग्रीष्म ऋतु तापमान मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तर भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में की यह पेटी और अधिक उत्तम में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिम भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृद होती है तथा उत्तर भारत जैसे प्रखर नहीं होती। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तर भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। अतः दक्षिण में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ भारत का सतही दबाव और सतही पौने जुलाई के महीने में जो ऊपर 997, 98, 99 और 1000 के बीच में दिखाई गई हैं, जो इधर 999, 1000, 1001, 1002 के बीच में दिखाई गई हैं। कर्क रेखा के ऊपर एक दिखाई गई हैं जो 1003, 1004, 1005, 1006 के बीच में 1007, 1008, 1009, 1010 तक ये समदाब पौन रेखाएं मिली बार में होगी। बिना धनुष वाले पौनों की रेखा दिखाई गई है जो अंडमान निकोबार द्वीपों समूह के आसपास 1008 दिखाई गई है। लक्षद्वीप भारत में 1010 के आसपास ये चित्र रेखा दिखाई गई हैं। भारत दाब एवं धरातलीय पौने जुलाई महीने की है। क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है, जो प्रमाणित करती हैं कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफी ऊंचा रहता है और यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे
नीचे जाता हो। वायु दाब और पवनों देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायु दाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक कर लगभग 25 डिग्री से उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबायमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना एवं छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनका दिशा पश्चिमी बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिमी होती है। उत्तरीय बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वीय होती है। इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंत प्रवेश मौसम की वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। उत्तर पश्चिम में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती हैं, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती हैं और मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियां के चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाते हैं। कई बार ये आर्द्रता भारी भरी पवनों द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती हैं। शुष्क एवं आर्द्र वायु संहितों के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। यहाँ तक कि ओले भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफानें आम्र वर्षा। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसूनी बौछार पड़ती हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को अग्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकाने में सहायता देती है। फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पाद क्षेत्र में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। काल बैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी हैं। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। लू। उत्तर मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिकतम होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु वर्षा ऋतु। मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायु दाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती हैं। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि ये हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की आकर्षित कर लेती हैं। ये दक्षिणी पूर्वीय व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। मानचित्र। भारत मौसमी वर्षा जून से सितंबर के बीच में तिब्बत और तिब्बत के नीचे चीन, नेपाल, भूटान और भारत, बंगाल की खाड़ी। ये काले रंग वाले वर्षा 400 से अधिक, उससे हल्के वाले रंग 200 से 400, उससे हल्के वाले जो 100 से 200 और उससे हल्के वाले 60 से 100, लाइन वाले 40 से 60 दिखाए गए हैं। 3-3 बिंदी वाले जो 20 से 40 और 1-1 बिंदी वाले जो 0 से 20 में दिखाई गई है। अंडमान निकोबार में काले रंग का यानी 400 से अधिक वर्षा होती है। भारतीय लक्षद्वीप में दिखाई गई है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली आरंभ
दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली वर्षा का असर यह होता है कि तापमान में काफी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की ककड़ कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलन प्रायः मानसून का प्रस्फोट यानी बर्स्ट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल और कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट जाता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिनों के तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। ज्यों ही ये पौने स्थल पर पहुंचती हैं, ऊंचा वच और उत्तर पश्चिमी भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब की दक्षिण पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देते हैं। भूखंड पर मानसून 2 शाखाओं में पहुंचती हैं। पहला अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर को मानसून पौने अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पौने आगे 3 शाखाओं में बढ़ती हैं। इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पौने पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं, अतः ये पौने तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पौनाभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पौने नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं। इससे इन पौनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूरब में इन पौनों से नाम मात्र का वर्षा होती है। कम वर्षा का यह क्षेत्र विष्ट छाया क्षेत्र कहलाता है। कोझिकोड, मंगोल, पुणे और बंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उनमें अंतर ज्ञात कीजिए। चित्र 4.12 अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोड़ा नागपुर पठार में इस शाखा में 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। तीसरा, इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र, प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। यहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय, विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती हैं। बंगाल की खाड़ी की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती हैं, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकाना पहाड़ियां इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं। इसी प्रकार मानसून पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिणी व दक्षिण पूर्वीय दिशा में प्रवेश करती है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब में के प्रभावाधीन 2 भागों में बढ़ जाती है। इसका एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदानों तक पहुंचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यह शाखा वहां विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उप शाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मासिनराम विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रहता है। इसके लिए 2 कारक उत्तरदायी हैं। पहला, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। दूसरा, यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा की विष्ट क्षेत्र में स्थित है। मानसून वर्षा की विशेषताएं: दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर के दौरान होती है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्च वाच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट के
पौनभिमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करती है। इसी प्रकार उत्तर पूर्वीय राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहाँ की पहाड़ियाँ और पूर्वीय हिमालय जिम्मेदार है। तीसरी, समुद्र से बढ़ती हुई दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। चौथा, किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौर से आती है। इन गीले दौरे में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक विवरण को निर्धारित करते हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। तो भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु में प्राप्त होता है। सातवां, मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। आठवां, कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफी देर से होता है। नौवां, कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है। इसके खड़ी फसलों को तो नुकसान पहुंचता ही है, शीतकालीन फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इससे दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिम राजस्थान से लौटता है। इसी महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाती है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह से हट चुका होता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में यह गिरावट उत्तर भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्गों से है जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बेस डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। मानचित्र भारत वार्षिक वर्षा नेपाल से नीचे ये रखी है। काले रंग वाले जो 200 से अधिक वर्षा सेंटीमीटर में होती है, उसके बाद उससे हल्के रंग वाले जो 100 से 200 सेंटीमीटर और सबसे सफ़ेद वाले 50 से 100 एक बिंदी वाले 50 से कम वर्षा होती है। भारत वार्षिक वर्षा ये मानचित्र में दे रखा है। भारत वार्षिक वर्षा का परिवर्तित रूप काले रंग वाले जो 60% से ज़्यादा वर्षा होती है, उससे हल्के रंग वाले जो 30 से 60% वर्षा होती है, उससे हल्के रंग वाले 15 से 30% होती है और सबसे हल्के रंग वाले 15% से कम वर्षा होती है। भारत में ये मानचित्र भारत
वार्षिक वर्षा का परिवर्तित रूप दिखा रखा है। चक्रवाती तूफान पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरमंडल के तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों के चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसी चक्रवाती तूफानी अरब सागर में कम उठते हैं। भारत की परंपरागत ऋतुएं। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, जहां ऋतुओं में थोड़ा भिन्नता पाई जाती है। ऋतु भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार महीने बसंत चैत्र बैसाख में, मार्च अप्रैल में होती है। ग्रीष्म जो जेठ और आषाढ़ मई जून में होती है। वर्षा श्रावण भाद्र में, जुलाई अगस्त में होती है। शरद अश्विनी और कार्तिक सितंबर अक्टूबर में होती है। हेमंत मार्गशीर्ष पौष नवंबर दिसंबर में होती है। शिशिर माघ और फागुन जनवरी फरवरी में होती है। वर्षा का वितरण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। चित्र 4.11 अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मध्य वर्षा के क्षेत्र गुजरात के दक्षिण भाग, पूर्वीय तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वीय प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वीय मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरीय मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, पूर्वीय राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र प्रायद्वीप के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्र तक सीमित रहता है। मानचित्र का अवलोकन करते हुए वर्षा के प्रारूप पहचानिए। वर्षा का परिवर्तिता। भारत की वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। वर्षा की परिवर्तिता को अभिकलित निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बट्टे 100 गुणे 100। विचरण गुणांक का मान वर्षा के माध्यमान से हुआ विचलन को दिखाता है। कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा में 20 से 50% तक विचलन हो जाता है। विचरण गुणांक के मान भारत में वर्षा की परिवर्तित को प्रदर्शित करते हैं। 25% से कम परिवर्तित पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वीय प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वीय मैदान, उत्तर पूर्वीय भारतीय उत्तराखंड, हिमालय प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 50 सेंटीमीटर से अधिक परिवर्तित राजस्थान के पश्चिमी भाग, जम्मू और कश्मीर के उत्तर भागों तथा दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत के शेष भागों में परिवर्तिता 25 से 50% तक है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। चित्र 4.12 भारत के जलवायु प्रदेश। भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है, तथापि मौसम के तत्वों के मेल के अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। यहाँ विभिन्नताओं जलवायु के उप प्रकार में देखी जा सकती हैं। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु दशाओं की समरूपता होती है। जो जलवायु
के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां हैं। कोपन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन अग्रलिखित है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। उन्होंने जलवायु को के 5 प्रकार माने हैं जिनके नाम हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहां सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। शुष्क जलवायु, जहां तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होती है और इसीलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल यस कहलाता है। शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल डब्लू कहलाता है। तीसरा, गर्म जलवायु, जहां सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस से बीच रहता है। चौथा, हिम जलवायु, जहां सबसे गर्म महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीनों का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। पांचवां, बर्फीली जलवायु, जहां सबसे कम गर्मी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है, जैसे कि ऊपर बताया गया है। वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के कारण के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों या बड़ों यस को अर्ध मरुस्थल के लिए और डब्लू को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार उप विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों का प्रयोग किया गया है, जैसे यफ पर्याप्त वर्षण, यम शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षा, वन डब्लू शुष्क, सी ऋतु, एच शुष्क और गर्म, सी 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और जी गंगा का मैदान। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। सारणी 4.1 चित्र 4.13 भारत मानसून और भारत का आर्थिक जीवन। पहला, मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आधारित होती है। दूसरा, हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। तीसरी, मानसून जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। चौथी, वर्षा की परिवर्तनीय देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। पांचवी, भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरण होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। छठवीं, मानसून का अचानक प्रस्फोट यानी बर्स्ट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देते हैं। सातवां, उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती हैं। आठवां, भारत की जलवायु का क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। भारतीय जलवायु प्रदेश कोपेन के योजना के अनुसार ध्रुवीय वाले ये स्टेपीय BSHW से, गर्म मरुस्थल BWHW से, शुष्क शीत वाला मानसून CWG से, ठंडी आर्द्रता शीत वाला जो शीत ग्रीष्म DFC से डिनोट किया गया है, और उष्णकटिबंधीय सवाना जो कि AW से, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW से, AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून का प्रकार प्रदर्शित किया गया है। भारत कोपेन की प्रणाली के अनुसार जलवायु प्रदेश को प्रदर्शित किया गया है। तालिका 4.1 कोपेन के
योजना के अनुसार भारत में जलवायु का प्रकार और क्षेत्र AMW शुष्क लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट, AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, तमिलनाडु का कोरमंडल तट, AW उष्णकटिबंधीय सावाना प्रकार, कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग, BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग, BWHW गर्म मरुस्थल, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग, CWG शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, गंगा का मैदान, पूर्वीय राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वीय भारत का अधिकतर प्रदेश, DFC लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ध्रुवीय प्रकार, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। भूमंडलीय तापन, आप जानते हैं कि परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय एवं स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहा है, किंतु ये परिवर्तन अगोचर हैं। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी का विशाल भाग बर्फ से ढके थे। देखें भौतिक भूगोल के आधार का नाम पुस्तक अध्याय 2 भूवैज्ञानिक समय मापक NCERT 2016। अपने भूमंडलीय तापन पर वाद विवाद सुना अथवा पढ़ा होगा। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसे मानवीय क्रियाओं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय आपने हरितगृह प्रभाव के बारे में भी सुना होगा। विश्व के तापन में काफी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में इस गैसों की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगीय विकिरण का ज्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं, इसीलिए हरितगृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमानियों और समुद्रीय बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीट जन बीमारियां बढ़ जाएगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ अधिक जल सिक्त वेट और अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और परितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए, यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?